पिछले एपिसोड में हमने देखा मार्क जैसे ही ज़ॉम्बी बने बच्चे को मारने जाता है, एक और ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, जिस कारण वह नीचे गिर गया और बच्चे सहित ज़ॉम्बी ने उसे भयानक तरीके से काट लिया। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग अंदर पहुंचे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, जिस कारण उन्हें उसे अंतिम विदाई देनी पड़ती है। मार्क के मरने से हर कोई सदमे में है, लेकिन वह मफी को सही सलामत कैलिफोर्निया पहुंचाने का वादा करते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। लेकिन जाने से पहले वे पबजी बॉय को देखते हैं जिसने डॉग को बचाया था। उसका एक मिशन है, उसे 10,000 ज़ॉम्बी के हेडशॉट लेने हैं। कुछ देर बाद वे सड़क पर ज़ॉम्बी का समूह देखते हैं जिन्होंने गाड़ी का रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया था, लेकिन पबजी बॉय सतर्क था और छिपने के लिए जल्दी से नीचे कूद गया। बिना ज्यादा सोचे समझे गार्नेट ने अपनी टीम को वाहन से उतरने और ज़ॉम्बी को हटाने को कहा। एक लंबे चाकू से रोबोटा ने तेजी से ज़ॉम्बी का सिर काट दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ज़ॉम्बी के पैरों में जंजीरें बंधी हुई थीं, जिससे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उन्हें वहां रखा था। अचानक उनका सामना एक समूह से हुआ था जो उन्हें लूटने का इरादा रखते हैं। गार्नेट लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उनके बॉस ये कहते हुए संयम बनाए रखने की कोशिश की कि यदि वे लड़ाई में शामिल हुए तो दोनों को नुकसान होगा। उन्होंने दावा किया कि पबजी बॉय उनमें से एक या दो को मार सकता है, लेकिन गारंटी दी कि उनके समूह का भी सफाया हो जाएगा। हालांकि मफी ने गार्नेट को अपने हथियार देने के लिए राजी किया। दरअसल लुटेरे भी घबराए हुए थे, उन्हें डर था कि कहीं ये लोग जमकर जवाबी हमला न कर दें। जैसे ही लड़ाई छिड़ने वाली थी, गार्नेट ने अंतिम निर्णय लिया कि वह जो चाहे ले जा सकते हैं। तब वे तुरंत अपने साथियों को उनकी कार में बैठने के लिए कहते हैं और भाग जाते हैं। अब गार्नेट और उनकी टीम को निराशा महसूस हुई। जिस कार की उन्होंने सुरक्षा की उसमें 2 बैरल तेल भी था, इसलिए उन कमीनों द्वारा उन्हें लूटना उनके लिए बहुत निराशाजनक था। वे चलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें टूटी हुई बीटल गाड़ी चलानी पड़ी। तब रोबोटा का गुस्सा और भी भड़कने लगा था, क्योंकि 8 लोगों सहित वह गाड़ी कछुए की तरह सड़क पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन वे बहुत दूर नहीं गए थे कि उन्हें आगे एक और समस्या का सामना करना पड़ा। एक बार फिर वे कमीने बच्चों वाले एक परिवार को लूट रहे थे। महसूस करते हुए कि उन्हें मदद चाहिए, वह जल्दी उनके पास आए। लुटेरे के बॉस को अब उनके सामने झुकना पड़ा, क्योंकि वह काफी कम हो गए हैं। लेकिन अजीब बात है कि बच्चों सहित फैमिली ने उन्हें मार दिया। जैसा कि बाद में पता चला कि वह कमजोर दिखने वाला परिवार भी चोर ही था। अपनी एक्स टीम उनकी मदद के लिए आई, जिस कारण उन्होंने उन्हें नहीं मारा और वे उनकी कार में चले गए। तब एक बार फिर एक्स टीम का मूड बेहद उदास हो गया। रोबोटा को लगा कि आज कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और वे फिर से छोटी बीटल कार लेकर आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद वे सैन्य अड्डे पर पहुंचे, लेकिन वहां वह देखते हैं कि मरे हुए सैनिक हर जगह बिखरे हुए थे और ड्यूटी पर या पहरा देने वाला कोई नहीं था। अचानक बंदूक वाला एक आदमी पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। गार्नेट ने अपनी नेशनल गार्ड पहचान बताई और बताया कि वे सेंट्रल कमांड के एक महत्वपूर्ण मिशन पर थे, जो जनरल मैकेंडल से एक हेलीकॉप्टर उधार लेना चाह रहे हैं। पर सैनिक ने यह कहते हुए उनका मजाक उड़ाया कि जनरल अभी बिजी है और उनके पास रैगटैग सिविलियन गार्ड के लिए समय नहीं है। फिर उन्होंने बात करते हुए कहा कि अगर वे जनरल को देखना चाहते हैं तो उन्हें उसे पेनकिलर या एंटीबायोटिक्स देना होगा। तब डॉग के पास उसे ऑक्सीकॉन्टिन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सिपाही उसे निगल जाएगा। उन्होंने बताया कि दवा घायलों के इलाज के लिए है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि सिपाही नशेड़ी है। जैसे ही सैनिक नशीली दवा का मजा लिया और मैकेंडल्स को बताया ये लोग आपसे मिलने आए हैं, लेकिन जनरल ने उन्हें गजब बेइज्जती करते हुए दफा हो जाने को कहा। तब गार्नेट ने उसे अपने मिशन के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक बार फिर बेइज्जत होना पड़ा। तब डॉग इस बात से गुस्से में था कि सैनिक ने इसके बदले में उसकी दवा ली थी और कहा कि वह अब उसे मारने जा रहे हैं। जैसे ही गार्नेट ने डॉग का नाम चिल्लाया, जनरल ने उसे डॉक्टर समझ लिया। अब जनरल का रवैया अचानक बदल गया और उन्होंने डॉक्टर को घायल सैनिक का इलाज करने के लिए अंदर बुलाया। बाद में डॉक्टर एक मेडिकल बैग लेकर इमारत में दाखिल हुए, जिसमें एक लिफ्ट थी। डॉग वास्तव में डॉक्टर नहीं है, लेकिन जब वह छोटा था तो डॉक्टर बहुत सारी दवाएं लेता था और उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। जैसे ही लिफ्ट रुक गई, दरवाजे पर जनरल ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन बिना शब्द बर्बाद किए डॉक्टर ने पूछा कि घायल सिपाही कहाँ है। तब जनरल ने अपनी पैंट ऊपर की, जिससे पता चला कि वह खुद घायल सैनिक था। तब जनरल ने पूछा कि क्या डॉक्टर उसका पैर बचा सकता है। घाव को देखते हुए डॉक ने बताया कि वायरस पहले ही फैलना शुरू हो चुका है, अब उसका पैर काटने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ये सुनते ही जनरल बौखला गया। उसने डॉक पर हमला किया और उसे वेंटिलेशन शाफ्ट से नीचे फेंक दिया। लेकिन अच्छी किस्मत से डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ ट्यूबें पकड़ ली, लेकिन उसने नीचे देखा अगर वह इस ऊंचाई से गिरता तो मर जाता। तब उसने राहत की सांस ली, पर साथ ही उसे सड़ी हुई गंध भी महसूस हुई। पता चला उसके बगल में एक ज़ॉम्बी था, जिसने उसे इतना डरा दिया कि वह सांस भी ठीक से नहीं ले सकता था।
नीचे पबजी बॉय बोर हो रहा था, जिस कारण वह अपना मिशन पूरा कर रहा था। आधे घंटे के बाद भी डॉक्टर वापस नहीं आया, जिससे वे चिंतित थे। उस समय कैसेंड्रा ने कुछ आवाज सुनते हुए सभी को शांत रहने का संकेत दिया। वह डॉक्टर था, मदद के लिए बुला रहा था क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए वह घबरा गया है। गार्नेट को एहसास हुआ कि डॉक्टर को कुछ हुआ है और उसने सीधे सैनिक को आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने डॉग को बचाने के लिए अंदर एक टीम भेजी, जबकि किसी भी आने वाले ज़ॉम्बी से बचाव के लिए पबजी बॉय को बाहर रखा। जल्द ही वे सभी लिफ्ट शिफ्ट हो गए। सिपाही के मुताबिक जनरल मैककेंडल सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते थे। हालांकि लिफ्ट की चढ़ाई के दौरान मफी बेहद भयभीत हो गया, लेकिन जनरल कैमरों के माध्यम से उनकी हर हरकत पर नजर रखता है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, कई ज़ॉम्बी ने उनका स्वागत किया। तब गार्नेट ने सैनिक को बाहर धकेल दिया, लेकिन तभी मफी लिफ्ट से ज़ॉम्बी से भी अधिक डर रहा था, जिस कारण वह सीधे बाहर भागा। जब लिफ्ट के दरवाजे फिर से खुले तो वहां ज़ॉम्बी नहीं दिख रहे थे, क्योंकि अब वे मफी के पीछे चले गए थे। वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर डॉक्टर उसने अपने साथियों को मदद के लिए चिल्लाने लगा है। तब मफी दीवार के पीछे छिपा हुआ था और उसने मदद के लिए डॉक्टर की चीखें सुनी। तब मफी डॉक्टर को बचाने के लिए अपनी टीम को बुलाने जाता है। दूसरी तरफ गार्नेट और रोबर्टा ने उस मंजिल पर कई ज़ॉम्बी से लड़ाई की, लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो गई हैं। अब उनके पास एलिवेटर पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मगर मफी अचानक आता है और डॉक्टर के बारे में कुछ कहने ही वाला था कि उसी समय उन्होंने पीछे से आते हुए एक गुर्राहट सुनी। देखा तो एक चर्बी से भरा ज़ॉम्बी निकल रहा था। उसे देखते ही अब मैक ने अपनी कमर से अपना गन निकाला और ज़ॉम्बीज के सिर पर लगातार 3 गोलियां चला दी, लेकिन शायद अब ये गोलियां चर्बी पर असर नहीं करती। इसके बजाय मैक को गर्दन से ज़ॉम्बी द्वारा उठाया जाता है। तब गार्नेट मैक को बचाने के लिए आगे बढ़ा। उसने पीछे से फैटी ज़ॉम्बी के सिर पर कई वार किए, लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन एडी ने नुकीले हथियार से ज़ॉम्बी पर हमला किया, पर गार्नेट ने गलती से ज़ॉम्बी के शरीर से जुड़े ग्रेनेड का पिन खींच लिया था। तभी एडी ने तेजी से ज़ॉम्बी को वेंटिलेशन शाफ्ट में धकेल दिया और एक तेज धमाका हुआ। गार्नेट ने फिर मफी से पूछा, तुम्हें पता था कि डॉक्टर कहाँ था, है ना? तब हर कोई चुप हो गया और मायूसी का माहौल बन गया। कुछ देर बाद गार्नेट ने अपना मूड ठीक किया और उनसे जनरल मैककेंडल्स की खोज जारी रखने के लिए कहा, क्योंकि यह दुख पर ध्यान देने का समय नहीं था। जल्द ही उन्हें मीटिंग रूम मिल गया, जहां लाशें अपनी सीटों पर बैठी हैं। मैककेंडल्स रेडियो के माध्यम से आदेश देने का नाटक कर रहे थे। जैसे ही जनरल ने समूह को आते देखा, उन्होंने तुरंत एक रॉकेट लॉन्चर उठाया, लेकिन कहा कि यह सिर्फ एक मजाक था। गार्नेट ने मफी को बचाने के महत्व को दोहराया, क्योंकि वह दुनिया को बचाने के लिए महत्वपूर्ण था। वैक्सीन के लिए उन्हें कैलिफोर्निया पहुंचने की जरूरत थी। जनरल मैककेंडल्स ने हंसते हुए कहा, मैं खुद हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा और आपको वहां ले जाऊंगा। तब उन्होंने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह अचानक इतना कैसे बदल गया। छत पर पहुंचने पर उन्हें वास्तव में हेलीकॉप्टर मिला, लेकिन वह बताता है कि उसके कुछ हिस्से गायब है। अब ये सुन मफी बहुत गुस्से में है, वह उसको मारना चाहता है। तभी 2 ज़ॉम्बी हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, गोली खाते हुए जनरल की तरफ बढ़े और अपने साथ ले गए। वे लोग एक हेलीकॉप्टर लेने आए थे, लेकिन उन्हें समय बर्बाद करने और एक पुराने दोस्त को खोने की उम्मीद नहीं थी। कार में इंतजार करते हुए पबजी बॉय पूछता है कि डॉग कहाँ है, और रोबर्टा दुख में कहती है कि वह मर चुका है। लड़का थोड़ा दुखी है कि वह और डॉग अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी एडी को अचानक दूर से एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो खून से लथपथ है। तब हर कोई देखता है और पहचानता है कि यह डॉग है। डॉग के पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था और चेहरा वास्तव में बदल गया था, जिस कारण रोबर्टा ने अपनी पिस्तौल पकड़ ली, अपने पुराने दोस्त को एक आखिरी अलविदा कहने के लिए। पता चला कि डॉक्टर जीवित थे। तब वे दोनों मुस्कुराए। डॉक्टर ने अपने चेहरे से खून पोंछा और वे अपने सफर पर बड़े उन रोमांचक घटनाओं से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा है। हालांकि जैसे ही वे हाईवे की तरफ बढ़े, उन्होंने दूर से देखा कि प्रलयकारी बवंडर उनकी तरफ ही आ रहा है और उसके साथ बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी भी बढ़ रहे हैं। रोबर्टा को एहसास हुआ कि आगे बढ़ना मुश्किल है और उसने तुरंत वाहन को पास के एक घर की ओर मोड़ दिया। तब 10 मिनट बाद वे काज नामक एक छोटे से शहर में पहुंचे। गार्नेट ने देखा कि रोबर्टा अधिक उदास हो रही है। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि यह उसका गांव था। उसका पति एक फायरफाइटर था और उनका एक खुशहाल जीवन था। हालांकि जब ज़ॉम्बी संक्रमण शुरू हुआ तो उसका पति दूसरों की मदद करने के लिए बाहर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा, जिस कारण उसके पास शहर से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब 2 साल बाद रोबर्टा ने पहले ही अपने पति की मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। वह इस स्थान पर वापस नहीं लौटना चाहती थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बवंडर से बचने के लिए टीम का नेतृत्व करना था। वे उसके घर पर पहुंचे। अचानक उन्हें अंदर से खांसने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। रोबर्टा का पहला विचार यह था कि यह उसका पति है जो ज़ॉम्बी में बदल गया होगा, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकाल ली। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसे वहां 2 अजनबी मिले।
जाहिर तौर पर शख्स के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। लड़की ने बताया कि एक फायरफाइटर ने उन्हें बचाया था और बताया कि वह यहाँ सुरक्षित हैं। रोबर्टा का दिमाग चकरा गया। उसे एहसास हुआ कि फायरफाइटर उसका पति हो सकता है। रोबर्टा ने तुरंत एक तस्वीर निकाली और उससे पूछा कि क्या तस्वीर में दिख रहा आदमी वही है जिसने उसकी मदद की थी। लेकिन वह बताती है जिस आदमी ने उसकी मदद की उसने हेलमेट पहना हुआ था। तब रोबर्टा मुस्कुराई क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे यकीन है केवल उसका पति ही उन्हें इस घर पर लाया होगा। अब तक हवा की गड़गड़ाहट और पेड़ों की सरसराहट के साथ बाहर का मौसम लगातार गंभीर होता जा रहा था। उनका अगला कदम तहखाने में जाने का था। हालांकि पबजी बॉय और कैसेंड्रा ने पहले ही जांच कर ली थी और उन्हें पानी और खाना मिला था, लेकिन कोई बैटरी या मेडिकल सप्लाईज नहीं मिली थी। जहां तक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की बात है, वह मतिभ्रम कर रहा है और अजीब बातें भी करने लगा है। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि यदि उनके पास सही दवा या मेडिकल किट हो तो वे उसकी जान बचा सकते हैं। तब रोबर्टा ने तुरंत उस फायर स्टेशन के बारे में सोचा जहां उसका पति काम करता था, क्योंकि वहां कुछ तो सामान होगा जो उनके काम आ सकता है। अब गार्नेट ने रोबर्टा के इरादे को समझा और मैक को तहखाने को बंद करने और उस आदमी पर नजर रखने को कहा। यदि वह ज़ोंबी में बदल जाता है तो वे उसे तुरंत खत्म कर देने को कहता है। बाद में गार्नेट और रोबर्टा ने तेज हवाओं का सामना किया और रोबर्टा ये भी देखना चाहती थी कि क्या उसे बाहर रहते हुए अपने पति का कोई निशान मिल सकता है। घर में अब मफी को लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। तब उसने आईने में देखा तो उसने अपने चेहरे पर काले धब्बे देखे और उसके दांतों में पीलेपन के साथ ढीलापन भी आ चुका था। मफी को तुरंत एहसास हुआ कि यह एक ज़ोंबी द्वारा काटे जाने का परिणाम था। तब मफी ये सोचकर घबराने लगा कि अगर वह ज़ोंबी में बदल गया तो क्या होगा। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए उसने अपने बालों को हल्के से खींचा और देखा कि अब बाल भी झड़ रहे थे। आसमान गड़गड़ाहट से गूंज उठा जैसे एक विशाल बवंडर आया हो, साथ में लाशों की भीड़ भी लाया हो। इस समय गार्नेट और रोबर्टा मेडिकल किट की तलाश में गली में घूम रहे थे। रोबर्टा इस स्थान को जानती थी क्योंकि यहाँ उसका पति काम करता था। तब उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और गार्नेट को मेडिकल किट सौंपी। उसने अपने पति के निजी लॉकर को खोलने का फैसला किया, जहां उनकी एक तस्वीर दरवाजे पर चिपकी हुई थी जब वे पहली बार जोड़े में बने थे। रोबर्टा को उदास दिखते हुए उसने सुझाव दिया कि हो सकता है वह अभी भी जीवित हो और कहीं और रह सकता हो। अचानक रोबर्टा मुस्कुराए, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि इसकी संभावना कम थी। इस बीच विशाल बवंडर शहर के करीब आ रहा था, जिससे घर कांपने लगे। उन्हें जल्दी से वापस जाने की जरूरत थी, लेकिन सामने के दरवाजे पर कई ज़ॉम्बी ने उनका रास्ता रोक दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के रोबर्टा ने गार्नेट को दूसरे दरवाजे से ले जाने को कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, 2 फायरफाइटर ज़ॉम्बीज़ उन पर कूद पड़े और उन्हें इसे फिर से बंद करने की कोशिश करनी पड़ी। कुल मिलाकर केवल 4 ज़ॉम्बी थे और उन्होंने गोली चलाने के लिए अपनी पिस्तौलें निकाल ली। केवल 2 गोलियां चलाने के बाद उनकी गोलियां खत्म हो गईं और उन्हें ज़ॉम्बीज़ से अब लड़ना पड़ा। हालांकि इन ज़ॉम्बीज़ ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उन्हें खत्म करना मुश्किल हो गया था। तब गार्नेट एक कुल्हाड़ी ढूंढने में कामयाब रहा, जिस वजह से अब वह उन पर भारी पड़ रहा है। इस बीच बेसमेंट में मैक और अन्य लोग घायल लड़के को नीचे लाए थे, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर, जो कि वास्तविक डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक फिल्म में इसी तरह का इलाज दिखाया गया था जो वो करने वाला है। उस लड़के को इंट्राक्रेनियल दबाव का अनुभव हो रहा था। इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा तब बनता है जब सिर में चोट लगने से मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच रक्त जमा हो जाता है, जिस कारण उसका सिर सुन्न हो गया था। लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि उसकी खोपड़ी को खोलने और दबाव को कम करने के लिए उन्हें किसी तेज चीज की जरूरत है। मैक मफी को आने और मदद करने के लिए बुलाता है, लेकिन जो सामने आता है उससे वह चौंक जाता है। करीब से देखता है तभी वह उजड़े चमन को पहचानता है। मफी ने चारों ओर खोजबीन की और उसे एक पावर ड्रिल और एक पेंसिल मिली। डॉक्टर ने पावर ड्रिल को काम का मानते हुए उसे चुना। उन्होंने मैक और लड़की को उस लड़के को कसकर पकड़ने के लिए कहा और बताया कि खून निकले तो घबराएं नहीं, क्योंकि जमे हुए खून बाहर निकलने आवश्यक है। बिना देर किए डॉक्टर ने पावर ड्रिल का उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे आदमी के सिर की ओर दबाया। ऐसा लग रहा था कि यह ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक ड्रिल मशीन टूट गई। डॉक्टर ने बंदूक का बट उठाया और 1-2 बार मारा और खून फैलकर उन पर बिखर गया। अब लड़के ने वास्तव में अपनी आंखें खोली। ये दर्शाता है कि ये कुछ हद तक काम कर गया, लेकिन अब सिर में फंसी ड्रिल एक समस्या बन गई है। इसे बाहर निकालना या नहीं, ये अब डॉक के समझ से बाहर हो गया है। तूफान आते ही गार्नेट और रोबर्टा फायर ट्रक में वापस चले गए। वे अभी बाहर निकले ही थे और उन्होंने देखा कि विशाल बवंडर करीब आ रहा था, जिसके भीतर कुछ ज़ोंबी घूम रही थीं। अब उनमें रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वे तेजी से घर की ओर भागे। गार्नेट उत्सुकता से मेडिकल किट लेकर बेसमेंट में चला गया, ये जानते हुए कि तूफान आने वाला था। हालांकि रोबर्टा हाथ में अपनी शादी की तस्वीर और उंगली में अपनी शादी की अंगूठी लेकर बैठ गई। उसने फैसला किया कि वह अब तहखाने में नहीं छुपेगी।
अब तक तूफान शहर तक पहुंच चुका था। पबजी बॉय और कैसेंड्रा, जो रेडियो की तलाश में थे, वापस नहीं आ सके और एक गाड़ी के अंदर चले गए। उन्हें यकीन नहीं था कि वे तूफान का सामना कर पाएंगे या नहीं। गार्नेट को एहसास हुआ कि रोबोटा नीचे नहीं आई है और वह सीढ़ी की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की लेकिन वह नहीं खुल सका। पता चला कि फायर स्टेशन पर जिस ज़ोंबी से उनका सामना हुआ वह उसका पति था। जब दुनिया का अंत आया तो वह अपने पति के बिना चली गई, जिसके लिए वह हमेशा दोषी महसूस करती थी और अब वह इसकी भरपाई कर रही है। दूसरी ओर तहखाने में एक ज़ोंबी खिड़की से टकराया। डॉक्टर ने मफी को उस ज़ोंबी से निपटने के लिए कहा। तब मफी हाथ में एक पेंसिल लेकर ज़ोंबी के पास पहुंचा और धीरे से उसकी हथेली को छुआ। तब मफी को अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। अब उसे देख ज़ोंबी की भी आंखें खुल गईं और वे बस एक दूसरे को देखते रह गए। लेकिन अब तक डॉक्टर ने लड़के के सिर से ड्रिल को हटा दिया और उसे मेडिकल किट से लपेट दिया। तब मैक एक हथियार लेकर ज़ोंबी के पास पहुंचा और उसे खत्म कर दिया। बाहर तूफान आ रहा था और घर को इस तरह से तोड़ा जा रहा था जैसे कि वह कागज का बना हो। तूफान का सामना करने की उम्मीद में वे सभी तहखाने में चिंतित हो रहे थे। लेकिन मफी ने अपने भय और कायरता को हटाकर धीरे से ज़ोंबी के बेजान शरीर को गले लगाते हुए अंतिम विदाई दी। एडी मैक की बाहों में है और उसे बताती है कि साथ में मरना उसके लिए खुशी की बात है। बाहर तेज हवाओं के कारण गाड़ी भी सीधे ऊपर उठने लगी है। जैसे जैसे बवंडर आया, मानो दुनिया अब पूरी तरह से विनाश के कगार पर हो। रोबोटा शांति से सोफे पर बैठ गई। वह सोच में है कि अगर वह मर जाती है तो वह अपने पति के साथ स्वर्ग में जा सकती है। धीरे धीरे उसके आसपास की सभी आवाजें फीकी पड़ गईं और उसने बेहोश होकर अपने पति को अग्निशमन गियर पहने हुए लौटते हुए देखा। तूफान जाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। अब आकाश हमेशा की तरह सुंदर दिखाई देता है, जिस कारण बेसमेंट में मौजूद लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। गार्नेट को रोबोटा की याद आई और वह बाहर चला गया। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और पाया कि पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया था और रोबोटा मलबे के बीच बेहोश पड़ी हुई थी। गार्नेट हमेशा रोबोटा से प्यार करता था लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया था। लेकिन इस घटना के बाद वे वास्तव में एक साथ हो सकते हैं। आधे घंटे के थोड़े आराम के बाद वे एक बार फिर अपनी मंजिल के लिए तैयार हुए। इस बार उनके पास एक फायर ट्रक था। न्यू कपल ने उन्हें उनकी मदद करने के लिए थैंक्स कहा और विदाई लेने के बाद एक्स टीम रवाना हो गए फिर से मफी के कैलिफोर्निया की मंजिल की ओर। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।